नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। एबीपी न्यूज पर आज आप सुबह से ही डॉक्टर्स डे स्पेशल देख रहे हैं। देश के सभी डॉक्टर्स को एबीपी न्यूज का शुक्रिया। जिस तरह से कोरोना काल में डॉक्टर्स ने लोगों की मदद की, लोगों का उपचार किया और उन्हें एक नई जिंदगी दी। देश में कोरोना का संकट बना हुआ है और आज इसी को लेकर एबीपी न्यूज पर हम सुबह से लगातार देश के बड़े डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर का जो खतरा है उसको देखते हुए हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या हो रहा है वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्या बच्चों के लिए वैक्सीन 3 से 4 महीने में आ जाएगी। तमाम डॉक्टर्स की हमने आपको राय सुनवाई। इस समय हमारे साथ 4 बहुत ही खास डॉक्टर्स जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर मोनिका लांगे, इमरजेंसी मेडिसिन दिल्ली से डॉक्टर हमारे साथ। डॉक्टर अन्विता अग्रवाल, रेजिडेंट डॉक्टर हैं एम्स दिल्ली में। डॉक्टर प्रत्युषा रेड्डी, एमडी की पढ़ाई कर रही छात्र हैं नांदेड़ में। और डॉक्टर ऐश्वर्या, रेजिडेंट डॉक्टर एम्स दिल्ली में। तो मैं डॉक्टर मोनिका लांगे से शुरुआत करना चाहूंगी। डॉक्टर मोनिका लांगे, जिस तरीके से आंकड़ा है, अभी तक कई महामारियां दुनिया ने देखी हैं, भारत ने भी बहुत सी महामारियां देखी हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर क्या इन महामारियों में भी आती है? और क्या जो सबसे खतरनाक लहर होती है वो दूसरी होती है या फिर तीसरी होती है? आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ साल पहले स्पैनिश फ्लू आया था, तो उसके भी 4 वेव्स आई थी। तो जैसे हमारी पहली वेव आई, तो जो लोग पहली वेव में इन्फेक्ट नहीं हुए और जो वैक्सीनेट नहीं हुए, तो वो सेकेंड वेव में ज्यादा इन्फेक्ट हुए। तो अब जैसे तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, अगर लोग फिर से लापरवाह बरतते हैं, जैसे कुछ महीना पहले लोगों ने लापरवाही बरती और हमें सेकेंड वेव देखने को मिला। और सेकेंड वेव जो आया था उसमें आपको खुद पता है कि लोगों ने कितना कुछ झेला है। ऑक्सीजन सिलेंडर की डेफिशिएंसी, कितने लोगों की जानें गई, कितनी फैमिलीज खत्म हो गई। अगर फिर से लोग, ये लॉकडाउन जैसे ही अभी खुला है और लोग फिर से लापरवाही बरतेंगे, तो थर्ड वेव भी हमसे दूर नहीं। क्योंकि मैं लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अपनाएं और ये ना सोचे कि अभी कोरोना खत्म हो गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों। क्योंकि अगर अभी हमारे पास एक ही हथियार है, वैक्सीनेशन। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराते हैं तो हम लोग बच सकते हैं। और बच्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि माना जा रहा है कि थर्ड वेव जो है बच्चों को अफेक्ट करेगी। बच्चों पे भी ट्रायल्स चल रहे हैं, होपफुली उनको भी हम जल्दी से जल्द वैक्सीन दे सकें। जी, डॉक्टर अन्विता अग्रवाल, रेजिडेंट डॉक्टर हैं एम्स से। डॉक्टर अन्विता, सीरो सर्वेस किए गए हैं और सीरो सर्वे में हालांकि सैंपल साइज बहुत छोटा था, लेकिन जो निकल कर आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये निकल कर आ रहा है कि 60% आबादी जो है वो संक्रमित हो चुकी है। तो ऐसे में क्या जो तीसरी लहर के खतरे की बात की जा रही है वो दूसरी लहर से हम कम मान के चलें? ये जो वायरस है ये नया है। इसका व्यवहार किस तरीके से होगा हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि अभी की वेव सबसे खतरनाक थी और आगे की वेव इतनी खतरनाक नहीं होगी। इवन दो सीरो प्रेवलेंस है, इवन दो काफी सारे लोगों में एंटीबॉडीज हैं, पर क्या वो एंटीबॉडीज वायरस से लड़ पाएंगी हम नहीं कह सकते। क्या वो एंटीबॉडीज की वजह से डिजीज कम होगा, कम सिवियर होगा, माइल्ड होगा, या डिजीज होगा ही नहीं, हम नहीं कह पाएंगे। इस चीज को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट यस, डेटा के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट सिवियरिटी कम होनी चाहिए इन पीपल हु आर वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन के बाद जिनके एंटीबॉडी लेवल्स डेवलप्ड हैं उनका सिवियरिटी शुड बी लेस, देयर मोर्टेलिटी रेट शुड बी लेस, बट वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट। एंड अभी भी अगर सीरो प्रेवलेंस जैसे आप देख सकते हैं सेकेंड वेव में सीरो प्रेवलेंस थी, काफी सारे लोगों को पहले कोविड हो चुका था, फिर भी उनको दोबारा भी कोविड हुआ है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको दोबारा सिवियर कोविड हुआ है। तो इस वायरस का पैटर्न हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से एज डॉक्टर्स, एज फैमिली मेंबर्स, एज जेन्युइन वेल विशर्स, फ्रेंड्स, हम यही कह सकते हैं कि सब लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम तब से रीएम्फसाइज कर रहे हैं, 1.5 साल हो चुका है, पूरा देश, पूरा प्लैनेट इससे जूझ रहा है। 1.5 साल से हम जो चीजें कंटिन्यूस रीएम्फसाइज कर रहे हैं हम वो ही रीएम्फसाइज कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को बार बार कह सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। इवन इफ एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा कोविड नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेस सिवियर कोविड ही होगा। होने को
कुछ भी हो सकता है, जाहिर बट सी बात है, बहुत लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी लग गई थी प्रिवेंशन डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बाद भी वो कोविड पॉजिटिव हुए। डॉक्टर ऐश्वर्या, रेजिडेंट डॉक्टर एम्स में। डॉक्टर ऐश्वर्या, रशिया की अगर मैं बात करूं तो वहां ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, उसके बाद भी वहां तीसरी लहर की बात की जा रही है। तो अगर तीसरी लहर को भारत को रोकना है तो एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही है, जिम्मेदारी हर नागरिक को निभानी है। अगर अब तीसरी लहर का वो खतरा आता है तो ट्रीटमेंट लाइन क्या रहेगी, ये भी एक बड़ी चिंता है। क्या तैयार है देश अब? डॉक्टर ऐश्वर्या तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंची है। डॉक्टर ऐश्वर्या, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर ऐश्वर्या तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची है। डॉक्टर प्रत्युषा रेड्डी जो कि एमडी की पढ़ाई कर रही हैं, छात्र हैं, नांदेड़ में हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूं। डॉक्टर प्रत्युषा, अभी आप पढ़ाई कर रही हैं और तीसरी वेव की बात हो रही है। पहली और दूसरी वेव में डॉक्टर्स ने जिस तरीके की भूमिका निभाई है, बढ़ चढ़कर मरीजों की मदद की है, दिन रात नहीं देखा है, अपनी सेहत की चिंता नहीं की है। हाँ, वो एक जिसे कहा जाए सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा है। बतौर छात्र आप कोई अपना ऐसा अनुभव शेयर करना चाहेंगी और आगे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? यस श्योर। जैसे लास्ट 14 मंथ से मैं कोविड ड्यूटी कर रही हूँ। एवरी अदर अल्टरनेट वीक मेरा कोविड ड्यूटी लगता है। जैसे फर्स्ट वेव में कोविड हमको समझने में और लोगों को समझाने में और निकल गया था। तो फर्स्ट वेव में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर ओल्ड एज और विद कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, कार्डियक कंडीशंस, ऐसे लोग थे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। बट अनलाइक दैट सेकेंड वेव में जब आए, वी सीन यंग पीपल, यंग एंड विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज, नो अदर एडिक्शन, कुछ भी नहीं थे, एंड दे वर कोलैप्सिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हम कुछ भी करें, वी यूज्ड टू बी इन दैट पीटी फॉर 8 hours straight and used to drench in sweat. We used to yell at sisters to get the crash cart, adrenaline low, atropine low, and then intubate करो उधर ही नील करके, and CPR देने के बाद we used to drench in sweat. And yet इतना करने के बाद भी people used to collapse in front of us. Young people, 20 to 40 age वाले, अपने सामने मेरा 8 hours duty में I used to issue 2 to 3 DCs, death certificates. And it doesn't end there. You have to get out and break that news to their relatives. We are human beings. We do have feelings, right? इतना young patients का उनके बच्चों को, उनके wife को will have to break that news and will have to take it. कभी-कभी ऐसे लगता है कि वॉच छोड़ के भाग जाके ऐसे पीपी निकल के ऐसे रोने को, we feel like crying, we feel like running away from that place. बिल्कुल, एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हैं, वो भावनाएं आपके अंदर भी हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, आप भी इंसान हैं और हर वो डॉक्टर जो उस समय मदद कर रहा है, उसके सामने इतनी डेथ हो रही है, वो मजबूरी अपनी महसूस कर रहा है। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या का, जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या, आप मुझे सुन सकती हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर ऐश्वर्या, मेरा आपसे सवाल ये था, आप तक आवाज़ नहीं मेरी पहुंची थी। मैंने रशिया का जिक्र किया था, वहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है, उसके बावजूद वहाँ तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर मैं भारत की बात करूँ तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं दूसरी लहर में? जो ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, क्या उससे जूझने के लिए अब लगता है कि भारत तैयार है? बतौर डॉक्टर, और आप एम्स में डॉक्टर हैं, क्या कहेंगी तैयारियों को लेकर? अभी जितना हमने पैटर्न देखा है पहले और दूसरे वेव में, से हमें ये पता चलेगा कि बिटवीन द वेव्स हमें लैक्स नहीं होना चाहिए। जो भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करते हैं, जैसे कि क्राउड अवॉइड करना, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, ये हमें डेफिनेटली फॉलो करना है इवन बिफोर ये सिचुएशन की एक और वेव आ जाए। गैप में हमें नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ अब कोविड का वेव खत्म हो गया एंड हम लोग वापस पहले जैसे सब कुछ नॉर्मलसी में आ जाएंगे। ये हमें मिसकॉन्सेप्शन दूर करना है। पहली बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा फॉलो करना है। सेकंड थिंग, वैक्सीनेशन। हमें हमारे पास जितना भी डेटा है वो ये पॉइंट करता है कि जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया है उनको कोविड इतना सिवियर नहीं होता है कि उनको एडमिशन या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। कम प्रोपोर्शन के लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, मेजॉरिटी सेव हो जाते हैं वैक्सीनेशन से। और दूसरी बात है कि कॉमन कोल्ड, बच्चों को जितने बार कॉमन कोल्ड होती है सारे एक ही तरह के वायरस की होती है, बट वायरस में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, इसलिए बार बार कोल्ड हो ही जाता है। तो उसी तरह हर बार जब कोविड का कोई भी म्यूटेशन हो जाता है, एक नया तरह का स्ट्रेन आ जाता है, सबको एक और राउंड, एक और वेव, एक और पैंडेमिक एक्सपेक्टेड है। हम लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि कोविड खत्म हो गया। कोविड डेफिनेटली मल्टीपल वेव में आएगा
हम लोगों का इम्यूनिटी धीरे धीरे से बढ़ेगा, बट उसको रैंप अप करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है वैक्सीनेशन। सो आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी गेट्स वैक्सीनेटेड। जो भी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स ले, और वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से वैक्सीनेशन हमें अगले वेव के लिए रेडी रखें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ऐश्वर्या, वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तभी हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं और कोरोना का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन लगभग 50,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, 1000 के करीब मौतें भी हो रही हैं। डॉक्टर मोनिका लांगे, मेरे पास बहुत सारे सवाल क्योंकि आ रहे हैं आप डॉक्टर्स और महिला डॉक्टर्स को देखकर खासतौर पर, क्या गर्भवती महिलाएं या जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? क्या उनके लिए सेफ है वैक्सीन लगवाना? जी बिल्कुल। अभी नई गाइडलाइंस जो आई है उसमें जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, अब वो वैक्सीन ले सकती हैं। तो उनके लिए भी ये एक अच्छा है कि वो लोग अब जाके वैक्सीन लें और वो भी सेफ पर साइड रहें। क्योंकि मुझे बहुत सारे तब सवाल आते थे जिनकी वाइफ वैक्सीनेट नहीं हुई थी, लैक्टेटिंग मदर्स थी, प्रेग्नेंट लेडीज थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते थे प्रेग्नेंट वुमेन कोविड इन्फेक्ट हो चुकी थी। तो अगर अब जो भी, मतलब मेरा एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमन है या कोई लैक्टेटिंग मदर है तो वो वैक्सीन ले सकती हैं। The only message for everybody is अच्छा, प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने फॉलो करें। मैं थोड़ा सा एक और आपसे डॉक्टर मोनिका जानना चाहूंगी। पहले 3 महीने जो है वो बड़े क्रिटिकल माने जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो क्या ये 3 महीने के बाद जब समय बीत जाए तब ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या उन 3 महीनों में आप लगवा सकते हैं? उन 3 महीनों में लगा सकते हैं, लेकिन मैं इमरजेंसी फिजिशियन हूँ, तो मेरी एक एडवाइस रहेगी जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही वैक्सीन लें। बिल्कुल ठीक। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके, तो मतलब अगर आप गर्भवती हैं या आप स्तनपान कराती हैं, हर चीज तो यही डॉक्टर्स की एडवाइस है कि आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे आप पहले कंसल्ट करें और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर अन्विता अग्रवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं एम्स की। डॉक्टर अन्विता, वैक्सीन लगाने के बाद अगर जिनको कोरोना हो रहा है वो ठीक भी हो जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं भी लगवा रहे हैं, कोरोना हुआ वो ठीक हो जा रहे हैं, उसके कुछ दिनों बाद अचानक हार्ट फेल हो जा रहा है, हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? क्या ब्लड थिनर्स, अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको लगातार लेने की जरूरत है या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा? ओके, सो currently COVID में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके लिए हम खुद से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। ब्लड थिनर्स, एंटीकोएगुलेंट्स या एनी सच मेडिकेशंस, दीज आर वेरी डेंजरस मेडिकेशंस। या अगर आप खुद से बिना किसी हॉस्पिटलाइज सेटिंग्स में अगर लेंगे तो उसके जो नुकसान है वो जनरल पब्लिक नहीं समझ सकते। जस्ट प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि न्यूज में 1-2% लोगों के कुछ अनटुवर्ड रिएक्शंस आ गए, हम अगर इस तरीके से मेडिसिन खुद से लेने लगेंगे उसके फर्दर जो रिएक्शंस हो सकते हैं उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ऑल दीज साइड इफेक्ट्स या पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस जिन्हें कहते हैं या वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो कहते हैं, ये बहुत रेयर होती हैं एंड इन सब का प्रिवेंशन से बचाए इनको ऑब्जर्व करना इज द बेसिक टेंडेंसी। तो अगर आपको कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड खुद से ब्लड थिनर्स या एंटीकोएगुलेशन कभी नहीं लेना चाहिए। द गाइडलाइंस क्लियरली से दैट दे हैव टू बी गिवन ओनली टू द पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी और सिर्फ हॉस्पिटल स्टे के ड्यूरिंग। अगर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, डिस्चार्ज के बाद भी गाइडलाइंस नहीं कहती हैं कि वो ब्लड थिनर्स लंबे समय तक लेते रहें अनलेस उनको कोई हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशन रही हो। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई ब्लड थिनर्स, एनसेड्स या जैसे वो सिंपल कॉम्प्लीफ्लैम रहती है या एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल और आजकल बहुत सारी दवाइयां हैं जो इंटरनेट पे आ रही हैं कि लोगों को लेनी चाहिए, उस तरीके की कोई दवाइयां ना लें बिना डॉक्टर की सलाह। मतलब डॉक्टर की सलाह जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। इंटरनेट देखकर कृपया गूगल करके खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। डॉक्टर ऐश्वर्या, रेजिडेंट डॉक्टर एम्स की मेरे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर ऐश्वर्या, पहला सवाल तो छोटा सा मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि कोरोना के बाद ये कहा जा रहा है कि वर्कआउट मत कीजिए, आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज मत कीजिए क्योंकि इससे हार्ट की दिक्कत आने का डर बना हुआ है। तो क्या ये मिथ है, ये भ्रम है या ये सही है? उसके बाद अगला मेरा थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन है क्योंकि डॉक्टर्स डे है आज, बहुत मरीजों का गुस्सा भी आप डॉक्टर्स को झेलना पड़ा। वो जो दौर कोरोना का बीता वो आपका कैसा बीता, वो 2 अनुभव मैं आपसे चाहूंगी। पहली बात वर्कआउट का जो आपने पूछा, तो उसमें 2 एस्पेक्ट्स आपको देखना है कि पेशेंट का जो कोविड का एपिसोड
कितना, अगर पेशेंट आईसीयू में रहा है या प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को रहा है, तो उस पेशेंट को रिकवर करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा कंपेयर टू किसी दूसरे पेशेंट जिसको माइल्ड कोविड था, जो होम आइसोलेटेड सिर्फ बुखार आया था, ठीक हो गया और फिर इम्प्रूव हो गया। एंड कोई वायरल इलनेस के बाद, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया में भी आपने सुना होगा कि वायरल इलनेस के बाद मसल पेन, जॉइंट पेन कॉमन है और वो रह सकते हैं 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक। तो उसको लेके थोड़ा सा लोग चिंतित होते हैं कि अभी भी वीकनेस है, आई एम नॉट एबल टू, पहले जैसे सब काम में नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको लेके लोग चिंतित होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनको ग्रेजुअली फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम करना है, फिजियोथेरेपी वगैरह करना है। अब डॉक्टर को ऑक्सीजन जी पड़ी, तो मेरे साथ 4 डॉक्टर्स, जी मैं आऊंगी डॉक्टर ऐश्वर्या आपके पास, थोड़ी सी समय की पाबंदी है और चारों डॉक्टर्स हमारे साथ बनी हुई हैं। कोविड काल में किन मुसीबतों का पाला पड़ा इन डॉक्टर्स का, किस तरीके के इमोशनल एंगल्स को इन्होंने हैंडल किया और जो मरीजों का गुस्सा था, मरीजों के परिजनों का गुस्सा था, उसको कैसे झेला। डॉक्टर मोनिका लांगे, छोटा सा 30 सेकंड का जवाब, जिन भावनात्मक मुद्दों से, जिन भावनात्मक कहा जाए भावनाओं से आप कोविड पीरियड में जूझी, मरीजों के चाहे परिजनों की बदसलूकी हो या और मामले में, चाहूंगी आप छोटा सा अपना अनुभव 30 सेकंड में मेरे साथ शेयर करें। जी, बहुत ही मिक्स्ड रहा। कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोगों के साथ हमें बहुत सारी अटैचमेंट रही, उनके रिलेटिव्स ने बहुत अच्छे से, जब वो लोग ठीक होके गए या किसी की जान भी गई तो फिर भी उन लोगों ने अच्छे से बिहेव किया और बोला कि थैंक यू डॉक्टर, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, जब आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों पहले कैसी हालत थी, दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी थी, तो लोग जब गैस्ट्रिक में आते थे तो हम प्रेफरेंस देते थे जो ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है उसको देखना। लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती थी, उनको लगता था कि उसको छोड़ के हम पहले इसको देखें। तो उसमें जो है पेशेंट के जो अटेंडेंट्स थे वो डॉक्टर की कंडीशन नहीं समझते थे कि डॉक्टर किस कंडीशन को अभी फेस कर रहा है, उसको किसको प्रेफरेंस देनी है, और लोग मतलब तो बहुत मुश्किल रहा वो वक्त आप लोगों के लिए। डॉक्टर अन्विता अग्रवाल, आपका अनुभव। हाय, सो थैंकफुली एम्स हॉस्पिटल में सिक्योरिटी अच्छी रहती है एंड पेशेंट्स को शायद वो अनुभव रहता है कि हम दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो थैंकफुली सिक्योरिटी कंसर्न कभी मैंने फेस नहीं करी और फिजिकल अब्यूज या ऐसे कुछ पेशेंट के तरफ से कोई दुर्व्यवहार नहीं महसूस करा। पर उन पेशेंट्स के लिए इतना मुश्किल रहता था हॉस्पिटल में रहना, अकेले अपने घर वालों से दूर। सी बात है, और कोरोना वायरस की दिक्कत ही ये थी। डॉक्टर ऐश्वर्या, बस 30 सेकंड में छोटा सा जवाब आप भी दे दीजिए इस पूरी भावना को लेकर। तो ये कोरोना पैंडेमिक की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहा है, नॉट जस्ट डॉक्टर्स के लिए पर मरीज के लिए भी, बिकॉज वो अकेले रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर साथ में नहीं है और सबको ये डर बन गया दिमाग में कि मुझे कुछ हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। बिल्कुल, जबकि ये ट्रूथ नहीं है कि सब मरेंगे। यही शायद डॉक्टर ऐश्वर्या सबसे बड़ी चुनौती थी आप डॉक्टर्स के लिए कि पेशेंट को संभालें, उनके परिजनों को संभालें और इतनी बड़ी बीमारी सामने थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का हमसे जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।